भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं, उन राज्यों में कुछ ऐसे बड़े शहर हैं, उन शहरों में कुछ आधुनिक कैमरे लगे हुए होते हैं। यानी कि कोई बाहरी व्यक्ति उस राज्य या शहर में प्रवेश करता है तो ना केवल उसके चेहरे बल्कि उसके गाड़ी के जो नंबर होते हैं वो भी डिटेक्ट हो जाते हैं। यानी कि वो व्यक्ति उस शहर के किसी भी हिस्से में घूमने जाए तो उस आधुनिक कैमरे में उसका एक रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है। यदि ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति संदिग्ध दिखाई देता है तो पुलिस उस पर अपना नजर रखना शुरू कर देती है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। कुछ लड़के होते हैं जो किसी दूसरे राज्य के होते हैं। वो एक दूसरे राज्य के बड़े शहर में पहुंच जाते हैं। उनका कुछ मकसद था, वो एक बड़ी चोरी घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। वो उस चोरी घटना को अंजाम देते हैं और इसके बाद निकलने ही वाले थे कि अचानक से उनकी नज़र उस कैमरे पे पड़ जाती है। अब पुलिस उस कैमरे की सहायता से उन चोरों की तलाश करना, उनको गिरफ्तार करना शुरू कर देती है। अचानक से ही उन चोरों की पुलिस से मुठभेड़ हो जाती है और उस मुठभेड़ में दो चोर तो मारे जाते हैं, ढेर हो जाते हैं। उनमें से एक के पैर में गोली लग जाती है और दो पकड़े जाते हैं और दो फरार चल रहे हैं। शायद पुलिस उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन इस घटना के माध्यम से एक सीख मिलती है कि अगर कोई चोर, कोई डकैत किसी बड़े शहर में, किसी बड़े राज्य में घुसकर चोरी करता है और ये सोचकर वहां से भाग जाता है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, उसे कोई देखेगा नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वो जरूर कभी न कभी पकड़ा जाएगा और जब पकड़ा जाएगा तो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके साथ कुछ ऐसा होगा। इस घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। उन्हें लगता है कि वो चोरी करने के बाद आराम से निकल जाएंगे, लेकिन इस घटना में भी कुछ ऐसा होता है जिसकी कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती है। इसमें दो लड़कों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। नमस्कार, मैं विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। राजधानी लखनऊ में एक चिन्हट थाना पड़ता है। चिन्हट थाना क्षेत्र में ही एक मटियारी चौकी पड़ती है। दरअसल उस मटियारी चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक जफर नाम के व्यक्ति की दुकान होती है। 22 दिसंबर 2024 की दोपहर लगभग 1:35 के आसपास का वक्त रहा होगा। जफर अपनी दुकान पे जाता है। दुकान पे जाने के बाद साफ सफाई कर रहा होता है। अचानक से उसकी जो निगाह होती है, जो ध्यान होता है, वो बगल की एक दीवार पे पड़ता है। वो देखता है कि उस दीवार में एक ऐसा होल बना होता है जिस होल से कोई भी व्यक्ति उस दीवार के अंदर आसानी से जा सकता है और आसानी से बाहर आ सकता है। वो उस दीवार के पास जाता है। जब झांक कर देखता है तो उसके अंदर एक और दीवार होती है। उस दीवार में भी सेम वैसा ही होल बना हुआ था। उस होल से, यानी कि उस दीवार से कोई भी व्यक्ति उस बैंक के अंदर जा सकता है। जब वो इतना देखता है तो देखने के बाद जफर इस स्थानीय पुलिस चौकी को इसकी सूचना देता है और जब पुलिस को सूचना दी जाती है उस समय 22 दिसंबर 2024 के दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। वहां आने के बाद देखती है, दरअसल उस दिन रविवार का दिन होता है, यानी कि छुट्टी का दिन होता है। पुलिस तुरंत बैंक के मैनेजर को फोन करती है, इसकी सूचना देती है। जो बैंक के मैनेजर होते हैं संदीप कुमार, वो तत्काल बैंक में आते हैं और बैंक का ताला संडे को खुलवाया जाता है। इसके बाद अपनी तसल्ली के लिए बैंक के मैनेजर देखते हैं तो मात्र कहते हैं कि 12 लाख रुपए जो थे कैश वो वैसे ही पड़े हुए हैं। यानी कि उनको लगता है कि इस बैंक में कुछ खास चोरी नहीं हुई है। इसके बाद पुलिस और बैंक मैनेजर जब आगे लॉकर की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उस बैंक में 90 लॉकर होते हैं। उन 90 लॉकरों में से उन 42 लॉकर के ताले टूटे होते हैं। अब उस टूटे हुए लॉकरों को देखकर पुलिस और बैंक के मैनेजर ने कभी सोचा नहीं था इतनी बड़ी चोरी को कोई अंजाम दे सकता है, इतनी बड़ी घटना हो सकती है। अब उन 42 लॉकरों में जो कीमती सामान रखे होते हैं, चाहे वो सोना हो या चांदी हो या हीरे हो या जेवरात हो या कोई भी कीमती कागजात हो, वो सभी के सभी खाली पड़े हुए थे। अब ये बात जो होती है उस शहर में आग की तरफ फैल जाती है। अब उस बैंक के लॉकर में जिन जिन लोगों का लॉकर होता है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो किसी भी विभाग में कार्यरत हो या चाहे कोई आम नागरिक हो, उन सभी घर में हड़कंप मच जाता है, रोना पीटना शुरू हो जाता है। सभी के सभी लोग तत्काल मौके पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद देखते हैं तो उन 90 लॉकरों में से जिन लोगों के लॉकर नहीं टूटे थे वो तो शांत हो जाते हैं, लेकिन जिन लोगों के लॉकर टूटे थे वो शायद अपने बेटी के लिए
उसमें सामान रखे थे, तो कोई अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए सामान रखा था, तो कोई अपने घर बनवाने के लिए कुछ कागजात या कुछ पैसे या जेवरात रखे थे। उन सभी के सभी लोगों का रोना पीटना शुरू हो जाता है, वहाँ पे बवाल मच जाता है। उन लोगों के हजारों सपने टूट जाते हैं, जैसे कि उन लॉकर के ताले टूटे थे। इसके बाद पुलिस उन सीसीटीवी कैमरों को जांचना, उनका पड़ताल करना शुरू कर देती है। तो पता चलता है कि 12:35 पे, यानी 21 और 22 दिसंबर की रात लगभग 12:35 पे ये घटना को अंजाम दिया जाता है। और 2 से 3 लड़के इस बैंक की दीवार में होल करते हैं, होल करके अंदर जाते हैं और 2 से 4 लड़के उस बैंक के बाहर खड़े होकर ये देखते हैं कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है। इसके बाद सुबह 4:35 पे जिस रास्ते से वो बैंक के अंदर गए हुए होते हैं, उसी रास्ते से वो बाहर आते हैं और आराम से वहां से निकल जाते हैं। अब पुलिस के लिए एक चिंता का विषय बन चुका था कि ये जो 42 के 42 लॉकर टूटे हैं, इन लॉकरों में कितना सोना, कितना चांदी, कितने जेवरात और कितनी चीजें रखी हुई थी, ये कैसे तय हो सकेगा। साथ ही पुलिस ये भी जानने का प्रयास करती है कि इस घटनाक्रम को किसने अंजाम दिया, पुलिस उन तक कैसे पहुंचेगी, क्योंकि पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी ये चोरों ने चुनौती दे रखी थी। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही सुरक्षित नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के जो बाकी शहर हैं वो कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। लेकिन पुलिस कुल 6 टीमों का गठन करती है और सैकड़ों पुलिस वालों को तैयार करती है कि जल्द से जल्द इस घटनाक्रम का खुलासा किया जाए। ऐसे में पुलिस उस शहर के तमाम लगभग 500 से ज्यादा कैमरों को निगरानी करती है, उनकी पड़ताल करती है। साथ ही उस बैंक के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, पुलिस उनकी भी तलाश करती है। तो पता चलता है कि एक चोर जो हेलमेट पहना हुआ था और साथ ही वो बीच बीच में 3 बार किसी से फोन पे बातचीत करता है। अब पुलिस के लिए 2 चीजें थी। एक तो वो व्यक्ति फोन के अंदर रह के 3 बार किसी से बात किया था, 3 बार यानी कि फोन यूज किया था। तो यानी कि 12:35 से लेकर सुबह के 4:35 तक उस टावर में जितने भी मोबाइल एक्टिव थे, उन सभी का रिकॉर्ड निकलवाया जाता है, उन सभी नंबरों को सर्विलांस पे लिया जाता है, जिसके वजह से उन चोरों तक आसानी से पुलिस पहुंच सकती थी। अब उन हजारों लाखों नंबरों में से किसी एक नंबर को पुलिस को तलाश करना था, जो उस इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर एक्टिव होता है। अब पुलिस को उन सभी नंबरों में से एक नंबर संदिग्ध मिल जाता है। तो पता चलता है कि वो नंबर अरविंद कुमार का होता है, जो कि बिहार के मुंगेर जिले का एक सिटकंडी जगह होता है, वहां का वो निवासी होता है। अब पुलिस अपने कुछ आधुनिक कैमरों की तलाश करना शुरू करती है और जब वो उस बैंक के कैमरों की भी तलाश करती है, तो 1-2 चोर ऐसे दिखाई देते हैं जिसने हुडी पहना हुआ था और उनका जो कड और काठी था और कपड़े का पहनावा था उस बैंक के चोरों से मिलता जुलता था। अब पुलिस इसी के आधार पर उन चोरों की तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस ने देखा कि ये कौन है और कहाँ रहते हैं, तो पता चलता है कि इंदिरा नगर का एक तकरोही इलाका है, वहां पर कुछ लड़के कुछ दिनों से रुके हुए थे। पुलिस वहां दबिश देती है, लेकिन पुलिस को वहां कुछ मिलता नहीं है। और आखिरकार पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिलती है कि 23 दिसंबर 2024 की सुबह करीब 8 बजे के आसपास कुछ संदिग्ध हैं जो इस रास्ते से जाने वाले हैं। दरअसल जो भी चोर थे वो लखनऊ से अयोध्या की ओर निकलने वाले थे। पुलिस को जैसे सूचना मिलती है, पुलिस घेराबंदी कर देती है। ये पुलिस को देखकर और तेजी से भागने लगते हैं और पुलिस के ऊपर फायर करने लगते हैं। इसके बाद पुलिस जवाबी फायरिंग में पुलिस भी गोली चलाती है और एक लड़के को गोली लग जाती है जिसका नाम अरविंद कुमार था, जो कि उस बैंक के अंदर 3 बार फोन से बातचीत किया होता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसके साथ एक और साथी होता है जिसका नाम कैलाश बिंद होता है, जो कि खैरा डोरा बिहार का रहने वाला होता है। और एक और साथी होता है जिसका नाम बलराम कुमार होता है, वो भी बिहार करने वाला होता है। इन्हें भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इनसे पूछताछ करती है, लेकिन ये कुछ बताते नहीं है। इसके बाद पुलिस इनकी तलाशी लेती है। तलाशी में इनके पास से कुछ ज्वेलरी बरामद होती है, जिसके आधार पे ये पुलिस को तय हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि ये उस बैंक के रॉबरी में शामिल थे। इसके बाद पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर ले जाती है और इनसे सख्ती से पूछताछ करती है। जब सख्ती से पुलिस पूछती है तो ये बताने लगते हैं कि ये सब बिहार के रहने वाले होते हैं और ये टोटल 6 साथी होते हैं, 6 के 6 दोस्त होते हैं। उनमें से ये बिहार में ही प्लान बनाते हैं। एक का नाम अरविंद होता है, एक का नाम बलराम होता है, एक का नाम कैलाश, मिथुन और सनी दयाल और सोबिन होता है। ये 6 के 6 साथी होते हैं।
ये लखनऊ के इंदिरा नगर में आते हैं, वहाँ पे आके किराए के मकान में रहते हैं। वहाँ का एक लड़का होता है जिसका नाम विपिन वर्मा होता है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास की होती है। वो इनके साथ मिल जाता है और वहाँ पर ये सब के सब मिलके एक प्लान बनाते हैं कि जितने भी लखनऊ में असुरक्षित बैंक हैं उन सभी बैंकों की ये रेकी करते हैं। ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा बैंक है जो सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। तो पता चलता है कि चिन्हट मटियारी थाने के चौकी के पास 100 मीटर की दूरी पे एक बैंक है जो कि इंडियन ओवरसीज बैंक है, जो सबसे असुरक्षित बैंक है। वो इसलिए क्योंकि ना तो वहाँ कोई गार्ड होता है और ना ही कोई वहाँ पे अलार्म बजता है, इसलिए इनको लगता है कि सबसे असुरक्षित बैंकों में से यही बैंक है। अब ये लोग उस बैंक को निशाना बनाते हैं। इसके बाद ये उस बैंक में जाते हैं। बैंक में जाने से पहले दीवार होता है, उस दीवार में होल करते हैं। होल करके उस बैंक के अंदर प्रवेश करते हैं और जो 42 के 42 लॉकर होते हैं उसको तोड़ते हैं, उसमें रखे सामानों को लूटते हैं और उसके बाद वहाँ से ये निकलते हैं। निकलने के बाद आराम से निकल जाते हैं। फिर सीसीटीवी जो कैमरा होता है, पुलिस अपना काम करना शुरू करती है। उन सीसीटीवी कैमरों के मदद से पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। साथ ही उस बैंक के अंदर जो 3 बार फोन से बातचीत की गई होती है, उसके माध्यम से भी पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। तो 3 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है और एक के पैर में गोली लग जाती है। लेकिन पुलिस को अन्य चोरों की भी सूचना मिलती है मुखबिर के द्वारा। 23 दिसंबर 2024 की रात के करीब 12:30 के आसपास का वक्त हो रहा होगा। लखनऊ का एक सेतु पथ है। सेतु पथ से जैसे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एक किसान पथ पड़ेगा। किसान पथ पे ही एक कार पुलिस को देख के काफी तेजी से भागने लगती है। पुलिस उसका पीछा करती है। पुलिस वैसे आगे घेराबंदी कर चुकी थी। उस कार के अंदर 2 लड़के बैठे होते हैं। एक लड़का अंधेरे का फायदा उठाकर भाग जाता है। जो दूसरा लड़का होता है वो काफी बदमाश किस्म का होता है, शातिर होता है। वो पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है। वो ये भी नहीं देख रहा था कि गोली कहाँ जा रही है, कहाँ लग रही है और कहाँ नहीं लग रही है। पुलिस जब देखती है कि ये अंधाधुंध फायरिंग करते जा रहा है तो पुलिस भी जवाबी फायरिंग करती है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उस लड़के के पैर में एक गोली लगती है और दूसरी गोली उस लड़के के पेट में लग जाती है। पुलिस फिलहाल उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसके इलाज के लिए नजदीकी CHC केंद्र पे लेके जाती है। जैसे ही CHC केंद्र वाले उस लड़के को देखते हैं, कहते हैं कि इसकी हालत बड़ी गंभीर है, इसे यहाँ इसका इलाज नहीं हो पाएगा, इसे आप राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लेकर जाओ, शायद ये वहाँ पर ठीक हो जाएगा। इसके बाद पुलिस वाले उस लड़के को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। जब डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया तो उसके जेब में एक डायरी पड़ी होती है। जब पुलिस तलाश करती है तो उसके जेब में से एक डायरी निकल के आती है। उस डायरी में उसका एड्रेस लिखा होता है। उसका नाम सोबिन कुमार होता है। वो बिहार के लखीसराय के असरगंज का रहने वाला होता है। और जब इसके बारे में बाकी साथियों से पूछा जाता है जिनको पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी, तो कहते हैं कि हाँ, ये हमारा ही साथी था। इसके बाद दिन निकलने ही वाला होता है कि तभी लखनऊ से करीब 350 किलोमीटर दूर यूपी बिहार का बॉर्डर में एक जिला पड़ता है गाजीपुर। वहाँ पे गहमर थाना क्षेत्र की एक 12 चौकी पड़ती है। वहाँ पे मुखबिर से सूचना मिलती है कि यहाँ पे 2 संदिग्ध दिखाई दिए हैं जो कि मुंह बांधकर बाइक से जा रहे हैं, जो बिहार की तरफ भागना चाह रहे हैं। इसके बाद पुलिस घेराबंदी करती है। जैसी पुलिस घेराबंदी करती है, पुलिस को देखकर वो बाइक तेजी से चलाते हैं और पुलिस के ऊपर बाइक चढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एक लड़का अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। वहीं जो दूसरा लड़का है वो पुलिस के ऊपर फायरिंग करने लगता है। वहां पुलिस भी फायरिंग में जवाबी फायरिंग करती है। जवाबी फायरिंग के दौरान एक गोली उसके पैर में और दूसरी गोली उसके सीने में लग जाती है। इसके बाद पुलिस उसे उपचार के लिए नजदीकी CHC पे लेके जाती है, जहां उसकी हालत गंभीर होने की वजह से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। पुलिस उसे वापस जिला अस्पताल लेके पहुंचती है, जहां वो दम तोड़ देता है। अब ये जो लड़का गाजीपुर में मारा जाता है, जब इसकी तलाशी ली जाती है तो पता चलता है कि लड़का सनी दयाल इसका नाम है, जो कि बिहार के मुंगेर जिले के अमलिया गांव का रहने वाला होता है। और पुलिस की प्रेस रिपोर्ट के हिसाब से अगर माना जाए तो इसके पास से सफ़ेद धातु कुछ प्राप्त होते हैं और साथ ही 35,500 रुपये की बरामदगी होती है। अब 2 लड़के और हैं। एक लड़का जो मिथुन, जो बिहार का रहने वाला होता है, और दूसरा लड़का जो कि लखनऊ के ही विपिन वर्मा होता है, जो इन लोगों के साथ मिलकर बैंकों की रेकी करता है। ये 2 लड़के अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है या फिर ये
पुलिस की गोली से ये दोनों भी ढेर हो जाते हैं। ये तो अब भविष्य के गर्भ में ही छिपा हुआ है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है, आपको जताना है और आपको बताना है कि जो गलत रास्ते की दूरी होती है उसकी दूरी बड़ी शॉर्टकट होती है। लगता है कि आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी रफ्तार होती है भले ही तेज होती है, लेकिन ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाती, जैसा कि इस कहानी में होता है। उन दो लड़कों का जीवन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अगर वो सही रास्ता अपनाए होते तो आज दोनों के दोनों जिंदा होते। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलते हैं एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।